ए और एक बी, और स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको जो मोशन पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन में ही देखना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 3 में इधर पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है, वो ए से बी तक जो ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड कितनी है उस दौरान 40 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड पर वो ट्रैवल करती है। अच्छा, एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो बी से ए पर ट्रैवल करती है, वापस रिटर्न करती है तो 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये दे रखा है, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि केस फर्स्ट नोट करिएगा, केस फर्स्ट व्हेन बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी। जब बॉडी ए से बी ट्रैवल करती है तो तब उसकी स्पीड कितनी है। अच्छा, पहले तो डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मेरे को मालूम ही नहीं है कितना है, तो मैंने बोल दिया ए बी इसका डिस्टेंस हो गया जो लेंथ है। अच्छा, जो इसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है, स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइम टेकन कितना है तो हमें निकाल लेना है। तो टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, इन टर्म्स को आप याद रखिएगा कि अब हम ये टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे। हम पहले से जानते हैं कि जब भी हमको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम डिस्टेंस को डी, स्पीड को एस और टाइम को टी बोलते आए हैं। लेकिन अब ध्यान रखना आप कि आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डी नहीं बोलना है, डिस्टेंस को एस बोलना है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज एस, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जिसमें डायरेक्शन भी दे रखी है, तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, और जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड को एस नहीं बोलेंगे, स्पीड को वी बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस मत बोलो, स्पीड मत बोलो, हमारा एस इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो ए बी है। v इज इक्वल टू 40, यानी कि हमारी स्पीड जो है वो 40 है, ठीक है। अच्छा, हाँ, v फॉर वेलोसिटी होता है, लेकिन उसको मैं स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने v के ऊपर एरो नहीं लगाया, ठीक है। और जनरली न्यूमेरिकल्स में इतना ज़्यादा टीचर्स भी ध्यान देते नहीं है कि भाई वो आपसे इतना छोटी छोटी चीज़ों की उम्मीद करें कि भाई आपने उस पर एरो लगाया है या नहीं लगाया है। जब तक वो ये ना पूछे कि वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करो, तब तक चाहे तो लगाना भी मत, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। तो हमारा ये केस फर्स्ट है जिसमें t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि s अपॉन v हो गया। तो क्या कितना हो गया ये, ए बी अपॉन 40, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद बात करता हूँ मैं केस सेकंड की। केस सेकंड, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए, second, when body travels from B to A, जब बॉडी B से A ट्रैवल करती है तो उस केस में हम ये देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है। डिस्टेंस तो यही हो गया बी ए बोल दो या ए बी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, और जो हमारी स्पीड है वो कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम है, अच्छा टाइम को ना दो अलग अलग केसेस लिए हैं, तो बेटा यहाँ वाले टाइम को t1 बोल दो और यहाँ वाले टाइम को t2 बोल दो। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि बी ए अपॉन 60, ये हो गया। तो अब एवरेज स्पीड निकालेंगे। मुझे दोनों अलग अलग टाइम निकालने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एवरेज
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस traveled upon total time taken. अच्छा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मैंने देखा कि ए बी यहाँ से यहाँ जाने में भी ए बी, यहाँ से यहाँ आने में भी ए बी, तो ए बी प्लस ए बी टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2, तो T1 क्या ए बी अपॉन 40 और T2 क्या ए बी अपॉन 60, ए बी अपॉन 40 प्लस ए बी अपॉन 60। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी प्लस ए बी है न्यूमरेटर, ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा 2ab, और ये इस पूरे टर्म से डिवाइड हो गया, तो डिवाइड बाई ए बी अपॉन 40 प्लस ए बी अपॉन 60, इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे ये जो पूरा बड़ा जो ब्रैकेट है इसमें ए बी को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। ए बी को कॉमन लिया जा सकता है, बल्कि चाहो तो ए बी अपॉन 20 को ले लो कॉमन, क्योंकि 20 जो है वो इसके दोनों के टेबल में आता है। या चलो छोड़ो कोई बात नहीं, 40 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। सर कौन सा पेज है? ये मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। तो यहाँ से स्टार्ट करा है, तो 2ab डिवाइडेड बाई ए बी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 1/40 प्लस 1/60। हाँ जी बताइए, 40 और 60 का एलसीएम? अरे 40 और 60 का एलसीएम बताओ भाई। 120, 40 3 120, 40 3 120, 3 1 3 प्लस 60 2 120, 2 1 2। ये हो गया 2ab डिवाइड बाई न्यूमरेटर में क्या है? 3 + 2 यानी कि 5, तो 5 इंटू ए बी यानी कि 5ab अपॉन 120। अब डिवाइड अगर है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो गया? 120 अपॉन 5ab। तो बेटा ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10, 120 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2 2 0 20, 5 4 20, तो 2 इंटू 24 कितना हो गया? 48 मीटर पर सेकंड। तो हमारी एवरेज स्पीड हो गई 48 मीटर पर सेकंड। तो इसमें बिल्कुल ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें दोनों ही केसेस में आप ये देखिएगा कि ए से बी तक जाने वाले केस में भी सिर्फ और सिर्फ स्पीड दे रखी है, और बी से ए तक आने वाले केस में भी हमको सिर्फ स्पीड दे रखी है। तो दिमाग में ये मत लाना कि टाइम भी नहीं दे रखा, डिस्टेंस भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक चीज़ दे रखी है स्पीड में, उसकी हेल्प से एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा? जबकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। तो आप ये देखिएगा कि डिस्टेंस तो ए बी है, तो ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज स्पीड। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट ये क्या पूछ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज वेलोसिटी बता दो जरा। बिल्कुल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बताओ जरा। 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो ये हो गया बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है कि हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। मैंने ए से जर्नी स्टार्ट करी, बी तक गया, फिर वापस ए पर आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ से स्टार्ट करा वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। टोटल टाइम टेकन कुछ भी हो, उसको आप कैपिटल टी बोल दो चाहे, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो 0 मीटर पर सेकंड इज योर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। न्यासा बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, वास्तव ये नोट कर लिया। ठीक, ये वाला कर लिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखना। एग्जाम्पल नंबर 4 में है ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, उसमें जो शुरुआत के 30 किलोमीटर हैं वो ट्रेन ट्रैवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। इसका मतलब क्या है कि जो 40 किलोमीटर पर आवर है ये आपको पूरी ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दे रखी है, सॉरी एवरेज स्पीड दे रखी है पूरी ट्रिप की। वो पूछ रहे हैं कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो देखते हैं। सर डाउट था हाँ। सर, इसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 होना चाहिए। हाँ, तो सर x2 अगर हम a b लेंगे, AB a b माइनस, सर ब्रैकेट में आपने कहा था कि माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव में जा रहा है, a b माइनस माइनस a b तो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ ज़रा। देखिए ये ऐसे हो गया कि हम चले ए बी हमारा शुरुआत वाला पोजीशन हो गया। ठीक है, और फिर अब जब बाद में हम चले तो हम इस डायरेक्शन में चले तो हम इसको ए बी माइनस बी ए बोल देंगे, ए बी माइनस बी ए बोल देंगे। और आपका ये कहना है कि ये जो बी ए है इस बी ए को मैं माइनस ए बी बोल सकता हूँ, ए बी माइनस माइनस ए बी। तो ये हमारा क्या बन गया, ए बी प्लस ए बी। तो ये जो तरीका है ना टू ए बी, ये जो तरीका है ये हो गया इसके मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान देना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब जैसे ये मोशन है ना स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या है कि मैं सीधा गया और मैं सीधा ही वापस आया, लेकिन आप 10 जगह मुड़ जाइए। आपने कहा कि मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा, मैं राइट टर्न लूँगा, मैं किसी भी तरीके से घूमता फिरता टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ अभी तक पहुँचूँगा। ठीक, तो उस केस में तो फिर मैं वेलोसिटी, फिर तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं पाऊँगा। सोचिए यार, अगर मैं यहाँ पर ए पर, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन था तो मैंने इतना सोच लिया। अब मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया, ऐसे जाते 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 मैं ऐसे पहुँचा। तो बेटा इसमें तो फिर ये फंडा लगाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बस एक बेसिक रूल याद रखना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्केल से ज्वाइन कर देना है बस। दोनों में जो स्ट्रेट लाइन पाथ है शॉर्टेस्ट, बस वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमने बस ये देख लिया कि यहाँ पर हमारी इनिशियल पोजीशन भी ये थी और फाइनल पोजीशन भी ये थी, तो मुझे पूरी लंबी कहानी से मतलब ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए वो हमारा जीरो। जब भी कभी टू एंड फ्रो जर्नी हो, ठीक है, गोइंग एंड रिटर्निंग वाली जर्नी हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो ये वाला जो लॉजिक लगाया था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी दो अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो पूरी ट्रिप है वो कितने किलोमीटर की है, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रेन का ट्रैक जो है वो 60 किलोमीटर का है। तो केस फर्स्ट में जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस वो कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि अ ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अभी तक जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें आप ये देखिएगा, अगर स्पीड दे रखी है या वेलोसिटी दे रखी है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि अभी तक मैंने एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन करेंगे तो तब फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ये हो गया 30 और ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो फिर मुझे इसके लिए टाइम निकालना होगा। तो केस फर्स्ट है तो टाइम हमारा ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब s अपॉन v 30 अपॉन 30, 30 अपॉन 30 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको 30 अपॉन 30 लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका एक रीज़न है, आप समझ जाएंगे अभी। 30 अपॉन 30 r
मुझे मालूम है 1 घंटा है ना, पर मैं 30/30 लिख रहा हूँ। केस सेकंड पर आ जाइए, केस सेकंड पर आ जाइए। केस सेकंड में वो बोल रहे हैं कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब बचे हुए 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर हो गया ये, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमको नहीं पता, इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता, और इसी तरह से जो इसका टाइम है वो भी हमको नहीं पता। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 30/v, 30/v ये हो गया। हाँ, अब T1 आ गया और T2 आ गया। इसके बाद क्या करें, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस लिख दो बस, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम लिख दिया बस। और अब टोटल डिस्टेंस कितना है, और ये जो एवरेज स्पीड है ये कितनी दे रखी है इन्होंने, पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड दे रखी है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करें, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको डालिए। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 + 30 + 30, ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चाहे तो इसको भी S1 S2 V1 V2 लिख लो, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। 30 + 30 हो गया। अब टोटल टाइम जो है दैट इज T1 + T2, तो T1 + T2 कितना हो गया, 30/30 + 30/v इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो 30 + 30 हो गया, न्यूमरेटर देखिए कितना हो गया 60। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, और डिनोमिनेटर में देखिए कि न्यूमरेटर में यहाँ पर भी 30 है, इसके न्यूमरेटर में भी 30 है, तो 30 को कॉमन निकाल लो। न्यूमरेटर में अगर कोई चीज़ कॉमन आ सकती है निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है निकाल सकते हैं बाहर। तो इधर भी 30 है न्यूमरेटर में, इधर भी 30 है, 30 निकाल लो बाहर, 30 बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचा है, 1/30 + 1/v, 1/30 + 1/v इज इक्वल टू 40। ये इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 30 × 2 = 60 हो गया सीधा सीधा, इधर 2 है तो 2 × 1 = 2 और 2 × 20 = 40 हो गया। समझ गए? तो यहाँ न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचा, केवल 1, और डिनोमिनेटर में 1/30 + 1/v। इसका जब एलसीएम लेंगे, जब दो टर्म बिल्कुल अलग अलग होती हैं, नंबर्स नहीं है, बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, उनका एलसीएम जब लेना होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 और v को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 30v, और ये v इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो v × 1 इज v, और ये 30 इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 30 × 1 30 इज इक्वल टू 20। यहाँ तक समझ गए? नहीं समझे? अब देखिएगा जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर पूरा, ये डिनोमिनेटर है जो ब्रैकेट में, ये पूरा इधर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई v + 30 ऑन 30v, 0 से 0 कट गया, 3v बच गया बस नीचे। अब ये जो 3v है, ये 3v डिनोमिनेटर में है, ये 2 इधर v + 30 में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है 3v, तो उस 3v को इधर ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3v इधर आ गया, और 2 × v इज 2v, और 2 × 30 इज 60। अब 2v को इधर ले आओ, तो 3v - 2v इज इक्वल टू 60, यानी कि v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसको जो केस सेकंड में है, मतलब जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है उसको 60 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेन को चलाना पड़ेगा, तभी पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की बन पाएगी। ठीक है, बताइए भाई, ऐसा क्लियर? यस सर। ठीक है जी। इसी तरीके से अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 5।
सभी को वो मिलता है अपना जो स्कूल में एक लॉगिन मिलता होगा आपको, जिससे आप लाइब्रेरी वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी में पुराने क्वेश्चन बैंक्स नहीं मिलता है, वो भाई निकाल लेना। जिनको भी ये चीज़ अवेलेबल है स्कूल में, ज़्यादातर स्कूल्स में एक ERP बनाया रखा है, ERP सिस्टम होता है उनका, तो वो स्टूडेंट्स को एक लॉगिन ID और पासवर्ड दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं लाइब्रेरी सेक्शन में जाकर। ज़्यादातर स्कूल्स में है ये, अगर नहीं है तो लाइब्रेरी से जाकर इशू करवा लेना, फोटोकॉपी करा कर वापस जमा करा लेना, ठीक है। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके स्कूल में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो 11th-12th में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब 12th में तो देखिए किसी का कोई बस चलता नहीं है, क्योंकि 12th में तो फिक्स पैटर्न है जो बोर्ड बना कर देता है, आपको वैसे ही बना कर देना होगा। लेकिन 11th में क्या है कि 11th में अगर टीचर को थोड़ा सा डेरिवेशन देने में अगर टीचर ज़्यादा कंफर्टेबल है, डेरिवेशन उसके ज़्यादा फेवरेट है, तो वो डेरिवेशन ज़्यादा देने लगते हैं। उनको अगर न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा मतलब ठीक लगता है तो वो न्यूमेरिकल्स देने लगते हैं। तो आप एक बार पैटर्न पता भी कर लेना टीचर से, और उनसे पूछ लेना कि सर कुछ पिछले साल के पेपर वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके स्कूल में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि जैसे 11th क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो कई सालों से वही टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, तो हम अगर पिछले साल के क्वेश्चंस का आइडिया ले लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हाँ पेपर किस तरीके का बना है। वैसे कोई भी स्कूल हो, 70% 75% जो क्वेश्चन हैं वो NCERT के पीछे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो उसी में से बनते हैं, ठीक है। तो उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उनको तो करना ही करना है। मोरोवर साथ में जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसमें जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको मत छोड़ना, सारा कर डालना, तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी, सब हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा, इसमें दिया है इन्होंने, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v एंड द लास्ट 1/3 विद स्पीड w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। समझ गए। अगर मान लीजिए कोई भी एक पोर्शन है, उसको पोर्शन को हम इक्वल हाफ्स में हमको डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे। मान लीजिए एक पोर्शन है कोई भी x, आपको ये बोला जाए कि x को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, तो आप उसको क्या बोलोगे, x/2 x/2। अगर बोल दिया जाए कि आपको 1/3 में डिवाइड करना है तो आप क्या बोलेंगे, x/3 x/3 x/3। ताकि तीनों को अगर हम ऐड करें x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 क्या हो जाएगा, 3x/3। 3 से 3 कैंसिल तो x के इक्वल आ जाएगा, टोटल x के इक्वल आ जाएगा। तो वही इन्होंने बोला, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u। तो यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे, और वो क्या पूछ रहे हैं इस केस में आपसे कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी एवरेज स्पीड पूछी गई थी, एवरेज स्पीड दे रखी थी, यहाँ पर भी एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, एवरेज वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम्पल 5 में, लेट द total distance, let the total distance be x, let the total distance be x। total distance को हमने x मान लिया, ठीक है। अब total distance x हो गया। केस फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा वो कितना ट्रैवल करा, s1 बोल दिया उसको, तो 1/3 कितना x/3, ठीक है। उसको s1 बोल दिया जो डिस्टेंस हमने फर्स्ट केस में ट्रैवल करा। अच्छा, और इसमें उसकी जो वेलोसिटी रही उसको v1 बोल दिया, और वो वेलोसिटी कितनी है, विद स्पीड u, वो वेलोसिटी है u, ठीक है। इसमें ना तो हमें डिस्टेंस की यूनिट दे रखी है, ना हमें स्पीड की यूनिट दे रखी है, तो हम भी यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास स्पीड हो गई। उसके बाद टाइम निकालेंगे, s1/v1 मतलब x/3 अपॉन u। अब आपको एक फंडा बताता हूँ, याद रखना, ताकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी आसान बने। कि जैसे मान लीजिए ये s1 है, s1 लिखा हुआ है x/3, तो x/3 का मतलब क्या है कि ये एक रैशनल फंक्शन है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं। लेकिन ये कहाँ पर है, ये न्यूमरेटर में x/3, डिनोमिनेटर में केवल सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू मतलब u है, तो इसको भी रैशनल बना लो। कैसे बनाओगे,
u अपॉन 1। अब मेरे पास जो न्यूमरेटर है उसमें भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रैशनल एक्सप्रेशन नहीं था, मैंने अपॉन 1 लगाकर उसको रैशनल बना लिया। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला टर्म है और ये जो सबसे नीचे वाले टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होकर ये आ जाते हैं न्यूमरेटर में, तो x इंटू 1। ये जो बीच वाले टर्म्स हैं 3 और u, बीच वाले टर्म्स मतलब इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से आपका t1 क्या हो गया, x अपॉन 3u, x अपॉन 3u। ठीक है, आपको जो तरीका आता है कि आप x अपॉन 3 को डिवाइड करोगे u से, आप ऐसे भी करोगे तो फिर रिजल्ट यही आना। फिर ये शॉर्टकट है, ऐसे कर लेना। ठीक है, अब वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जैसे मैंने अभी आपको करवाया था, डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर उसका रेसिप्रोकल लिया, तो वो लंबा प्रोसीजर है, उसको छोड़ो। आप सीधा ये तरीका आप याद रखिए। तो S1 V1 T1 आ गया। ऐसे ही केस सेकंड पर आइए। केस सेकंड में जो हमारा अगला मैंने बोला नेक्स्ट वन थर्ड, उसको भी क्या बोलेंगे, x/3। और अब ये किस वेलोसिटी से, v से। तो इसमें जो v2 है वो कितनी है, v दे रखी है। तो यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे t2, तो t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2, मतलब फिर वही x अपॉन 3 अपॉन v, x अपॉन 3 अपॉन v, और v को क्या बोलेंगे, v अपॉन 1। तो क्या होगा, सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 1x, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो 3v। तो t2 क्या हो गया, x अपॉन 3v। ये t2 की वैल्यू हो गई x अपॉन 3v। इसी तरह से केस थर्ड, हाँ जी, केस थर्ड में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना बचा हुआ है, x अपॉन 3। ठीक है, v3 ये कितना हो गया, w, और t3 s3 अपॉन v3, फिर वही x अपॉन 3 अपॉन w। तो ये तो रैशनल है, इसको रैशनल बनाना, w अपॉन 1। सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू 1, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो 3 इंटू w। तो t3 की वैल्यू हो गई x अपॉन 3w। ये हमारे पास आ गया t1, t2 और t3। फिर क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, मैंने पहले ही लिया टोटल डिस्टेंस को x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 करोगे वो x ही आएगा। तो आप टोटल डिस्टेंस सीधा लिखोगे जब आपको पता ही है कि x है, तो ये x हो गया। और जो टोटल टाइम टेकन है दैट इज x अपॉन 3u, x अपॉन 3v, x अपॉन 3u प्लस x अपॉन 3v प्लस x अपॉन 3w। ये हो गया। इसको ब्रैकेट में डालो नीचे वाले। ठीक है, तो नीचे तो रैशनल एक्सप्रेशन मिल रहा है, ऊपर नहीं मिल रहा है, तो ऊपर x को क्या लिखूंगा, x अपॉन 1। नीचे तो रैशनल एक्सप्रेशन मिल रहा है, ऊपर नहीं मिल रहा है रैशनल एक्सप्रेशन, उसको क्या लिखेंगे, x अपॉन 1। उसको लिखिएगा x अपॉन 1। ये हो गया। और जो नीचे वाला है इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि x न्यूमरेटर में तीनों में x x x है, x कॉमन लिया जा सकता है। डिनोमिनेटर में तीनों में 3 3 3 है, तो 3 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं x अपॉन 3 बाहर निकाल सकता हूँ डिनोमिनेटर से। मैंने डिनोमिनेटर से x अपॉन 3 कॉमन ले लिया, तो बेटा जब यहाँ पर x ले लिया तो क्या बचा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में जब 3 ले लिया तो क्या बचा u, तो ये बचा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w। ये हो गया। अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए u v और w
ये तीनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो एलसीएम के नाम पर क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई नंबर तो है नहीं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया x अपॉन 1 अपॉन x अपॉन 3 और ब्रैकेट में ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे u v w, u v w। अब वही एलसीएम का पुराना फंडा देखिएगा, इसमें u में क्या मल्टीप्लाई करूँ, u में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि u v w आ जाए, v w और v w इंटू 1 कितना हो जाएगा, v w। तो यहाँ आ गया v w प्लस, तो v में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, u v w आ जाए, u और w, तो u w इंटू 1 करेंगे तो u w आ जाएगा, तो ये हो गया u w प्लस w में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, u v w आ जाए u v और u v इंटू 1 क्या हो जाएगा, u v। x अपॉन 1 अपॉन x अपॉन 3 और ये हो गया u v प्लस v w प्लस u w, ठीक है। सीक्वेंस बना दिया कि पहले पहला और दूसरा u v फिर v w फिर u w ऐसे लिख दिया, और अपॉन में u v w। अब क्या होगा, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये क्या होगा देखिएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू यू वी डब्ल्यू, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 यू वी डब्ल्यू, और ये जो बीच वाला टर्म है 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है बेटा, चलें आगे। अब देखिएगा यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो गया, और कोई कैंसिल आउट होने वाली चीज़ है नहीं, तो 3 यू वी डब्ल्यू अपॉन यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू, ये हो गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था, ठीक है। आंसर मैंने साइड में दे रखे हैं इसके, तो 3 यू वी डब्ल्यू अपॉन यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू, ये हो गया। तो बताइए जैसा क्लियर, ऐसा क्लियर है, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ट्रैवर्स्ड का मतलब क्या है, ट्रैवर्स्ड 1/2 of the total distance with a velocity v0, the remaining part of the distance was covered with a velocity of v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity averaged over the whole time of motion. Mean velocity average over the whole time of motion का मतलब क्या है, तो आपसे मीन का मतलब क्या है, एवरेज, ठीक है। और वेलोसिटी तो भाई ऐसा तो वो बता नहीं रहे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ही बोल रहे हैं। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ही सीधा सीधा चल रहा हूँ ना, तो चाहे फिर मैं उसको स्पीड बोलूँ चाहे फिर मैं उसको वेलोसिटी बोलूँ, अगर मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो मेरे स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि पहले हम ए से बी तक गए फिर बी से ए तक वापस आए, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वहाँ पर स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर होगा। लेकिन अगर हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी। तो देखिएगा क्या करना होगा इसमें, ये मिटा रहा हूँ इधर से, कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में वो बोल रहे हैं, अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0, ठीक है।
1 half ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो लेट द टोटल डिस्टेंस बी x, टोटल डिस्टेंस को x मान लो। Let the total distance be x, x हो गया। अच्छा, वो बोल रहे हैं a body traveling along a straight line travels 1/2 of the total distance with a velocity v naught। तो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या है? s1, s1 मतलब डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस कितना? 1/2 मतलब ये जो x है x का आधा, तो x/2 हो गया। 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट। तो इसकी जो वेलोसिटी है मतलब स्पीड है वो कितनी दे रखी है? v1 = v नॉट। ये v नॉट दे रखा है। इसका टाइम निकाल लीजिए। टाइम क्या हो जाएगा? t1 = s1/v1 मतलब x/2 अपॉन v नॉट। फिर वही बात है कि यहाँ ऊपर तो रैशनल है लेकिन नीचे रैशनल नहीं है, तो उसको रैशनल बना लो। v नॉट अपॉन 1 सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। x × 1 बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो 2 × v नॉट। तो t1 = x/2 v नॉट। ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। और केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, तो केस सेकंड में देखिएगा वो बोल रहे हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1। जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसके लिए हमने बोला कि जो s2 है वो कितना बचा हमारे पास? x/2 ये हो गया। अच्छा, और जैसे टाइम है तो टाइम यहाँ पर हमने t1 निकाल लिया। अब इन्होंने बोला कि जो अगला टाइम है ना उसको मैं t2 मान लेता हूँ। इसको मैंने t2 मान लिया, इस वाले टाइम को हमने t2 ले लिया। तो इन्होंने बोला है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद अ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। मतलब t2 के आधे टाइम के लिए तो वो किससे ट्रैवल करता है? वो वेलोसिटी v1 से ट्रैवल करता है, और बाकी का जो t2 का आधा टाइम है उसके लिए वो वेलोसिटी v2 से ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? t2 को t2 ही मान लिया। यहाँ पर t2 को मैंने t2 बोल दिया। अब देखिएगा जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? s2 = v1। इन्होंने बोला द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद अ वेलोसिटी v1 और हाफ द टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो v1 मल्टीप्लाइड बाई t2/2। आधे टाइम के लिए तो वो वेलोसिटी v1 से ट्रैवल करता है, प्लस बाकी का जो बचा हुआ आधा टाइम है उसके लिए वो वेलोसिटी v2 से ट्रैवल करता है। तो v2 × t2/2। ये समझ में आ गया? ठीक है, हमने ये कहा हाँ ठीक है, हमने ये कहा कि यहाँ पर एक फिक्स वेलोसिटी नहीं है। उन्होंने केस फर्स्ट में फिक्स वेलोसिटी बता दी कि फिक्स वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है, कि आधा डिस्टेंस वो v नॉट से ट्रैवल करता है। लेकिन केस सेकंड में उन्होंने एक फिक्स वेलोसिटी नहीं बताई। उन्होंने बोला कि केस सेकंड में जो ये बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना उसको, तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा उसके आधे टाइम तो वो वेलोसिटी v1 से ट्रैवल करता है। तो कितना टाइम लगा? हमने बोला कि t2 लग गया भाई, टाइम t2 लग गया। तो t2 का आधा टाइम, t2 का आधा कितना हो गया? t2/2। मतलब इतना टाइम तो वो वेलोसिटी v1 से ट्रैवल करता है। तो टाइम ही तो है, ये टाइम का आधा कर दिया। अगर मान लीजिए टाइम 10 सेकंड है, 10 का आधा कर दोगे 5 सेकंड तो बचेगा तो टाइम ही। तो टाइम में अगर मैंने स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। वो आधे टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, बाकी के आधे टाइम में इतना डिस्टेंस। टोटल कितना करा उसने? s2 केस सेकंड में। नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ? दोबारा से सुन लो। हम ये देखते हैं कि भाई बचा हुआ डिस्टेंस हमारा कितना है? x/2 है ना। अब जो टाइम है t2 वो मेरे को कैलकुलेट करना है, लेकिन
अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि वेलोसिटी अलग अलग दे दी उन्होंने बोला कि T2 के आधे टाइम के लिए तो वो वेलोसिटी V1 से ट्रैवल करता है, T2 का आधा टाइम ये हो गया, उसको वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो ये आ गया, जो बचा हुआ टाइम है वो क्या है, T2/2 भी आधा है, तो उस आधे में इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इतना डिस्टेंस और इनका टोटल कितना आ जाएगा S2। तो दोनों अलग अलग डिस्टेंस हमने निकाल लिए, आधे टाइम के लिए ये हो गया डिस्टेंस, बचे हुए आधे टाइम के लिए ये डिस्टेंस हो गया, दोनों का टोटल किसके बराबर हो गया, S2। क्लियर है, समझ गए? ठीक। अब देखिएगा, अब क्या करना है कि मेरे को तो T1 जैसे यहाँ पर निकाला था, ऐसे ही मैं तो T2 निकालना चाहता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी T2/2 है, यहाँ पर भी T2/2 है, T2/2 को निकालो कॉमन, और जो S2 की वैल्यू लिखो यहाँ पर x/2, S2 की वैल्यू तो x/2 है, T2/2 इधर भी है, तो T2/2 निकालो कॉमन, निकाल लिया बेटा। इधर ब्रैकेट में क्या बचा, V1, और इधर क्या बचा, V2, तो V1 + V2 बचा। डिनोमिनेटर में इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो x = क्या हो गया, T2 × V1 + V2, तो T2 क्या हो जाएगा, x/V1 + V2। ये बता दो समझ गए कि नहीं? इधर भी T2/2, इधर भी T2/2 कॉमन ले लिया, इधर V1 बचा, इधर V2 बचा, तो V1 + V2 हो गया, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 था, 2 से 2 कैंसिल, और T2 निकाला, तो T2 क्या हो गया, x/V1 + V2। T1 आ गया, T2 आ गया। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। आपको मीन वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। देखिएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, S1 + S2। ये भी x/2, ये भी तो टोटल डिस्टेंस तो पहले से ही पता है ना, x है तो x लिखो उसको, तो x हो गया। और टोटल टाइम क्या है बेटा, T1 + T2, T1 कितना है, x/2V0, और T2 कितना है, x/V1 + V2। अब क्या करें, इधर भी न्यूमरेटर में x है, इधर भी न्यूमरेटर, x को कॉमन ले लो। ऊपर x है तो उसको क्या लिखेंगे, रैशनल फंक्शन बनाएंगे x/1। नीचे इधर भी न्यूमरेटर में x, इधर भी न्यूमरेटर में x, तो x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा मेरे पास, 1/2V0 + 1/V1 + V2, ठीक है। अब जरा एलसीएम लेंगे, तो 2V0 और V1 + V2 का एलसीएम x/1, ये x हो गया। जब इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2V0 × V1 + V2। अब V1 + V2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 + V2 × 1 कितना हो गया, V1 + V2। ऐसे ही जो ये 2V0 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 2V0, ठीक है। अब आप ये देखिए, फिर वही फंडा के सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। आगे लिख रहा हूँ मैं, वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो x इंटू ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, तो x इंटू 2V0, x इंटू 2V0 ब्रैकेट में V1 + V2,
हाँ जी, अपॉन में ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू v1 प्लस v2 प्लस 2v0, x से x कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में बचा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी आ गई। बताइए जी, क्लियर है? हाँ जी, समझ गए? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अगले जो टॉपिक्स हैं वो कोई बहुत नए टॉपिक्स नहीं हैं आपके लिए, तो पेज नंबर 11 पर आ जाइए। देखिएगा, सबसे पहले है इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेबल। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल में से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो चेंज आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ये होता है। मैं एक्सेलरेशन वाला टॉपिक कर रहा हूँ, पेज नंबर 11 नोट्स पर देख लीजिए। और इसी को रीअरेंज करते हैं तो a इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, at इज इक्वल टू v माइनस यू को इधर ले आओ तो u प्लस at इज इक्वल टू v, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। ठीक है, करवाऊंगा अभी, ये डेरिवेशन करवाऊंगा, लिखा हुआ है इसमें। तो इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। SI यूनिट इज ms की पावर -2 बोल दो और m ऑब्लिक s का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ट्रेवल करती है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं। जब बॉडी इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम करेगा तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, सीधा सीधा बताऊँ। हम स्कूटर चला रहे हैं और हमने 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर पर सेकंड को बढ़ा दिया, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर पर सेकंड, मतलब लगातार हमारी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्मली वी आर एक्सेलरेटिंग। समझ गए? ठीक, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है कि हमने एकदम से तेज़ी से स्पीड को बढ़ाया और हम स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, फिर क्या हुआ, आगे कोई सिग्नल आ गया तो वो रेड सिग्नल हो रखा है, हमने ब्रेक लगाया तो हमारी स्पीड तेज़ी से डिक्रीज़ होगी। तो अभी तो तेज़ी से बढ़ रही थी, अभी तेज़ी से डिक्रीज़ हो गई। फिर हमने देखा कि थोड़ा भीड़ भाड़ है तो हम उतनी तेज़ी से स्पीड को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करेगा बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। और फिर जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ये समझाना पड़ेगा, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, चलिए आज इतना ही कर लीजिए। इस वाले चैप्टर में डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और ये छोटी छोटी 1-1, 2-2 नंबर की ये जो डेफिनेशंस हैं ये आएंगी। तो डेफिनेशन पे बनाने की कोशिश मत करना, डेफिनेशन एग्जाम में जब पूछी जाएंगी तो वो एग्जैक्टली लर्न करके ही जाना, जैसी नोट्स में दे रखी है वैसे ही लर्न करके ही जाना डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए जी, ओके।